मुस्कान की शादी तुषार से अरेंज मैरिज जरूर हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद उन दोनों के बीच बेहद प्रेम बढ़ गया था, जो धीरे धीरे सांसों में बस गया था। एक दूसरे को देखते ही दिल की धड़कन तेज हो जाना, फोन पर देर रात तक बातें करना और हर मुलाकात में आंखों से आंखें मिलते ही एक अनकहा भरोसा झलक जाना, ये सब उनके रिश्ते को बेहद खास बना चुका था। शादी के बाद भी विदाई इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मुस्कान की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होनी बाकी थी और तुषार ने खुद कहा था कि वह इंतजार करेगा, क्योंकि उसका प्यार किसी जल्दीबाजी का मोहताज नहीं था। लेकिन एक दिन मुस्कान कॉलेज से घर लौटी। उस दिन उसकी खुशियां पैरों के नीचे कुचली गई थीं, जब उसके हाथ में तुषार द्वारा भेजे गए डिवोर्स पेपर आ गए, जिन पर तुषार के अपने साइन थे, वही साइन जिन्हें वह कभी प्यार से देखती थी। आज वही साइन उसकी जिंदगी को चीर रहे थे। मुस्कान की आंखें उन कागजों पर टिक गई। दिल मानने को तैयार नहीं था कि वही तुषार, जो उसके माथे पर हाथ रखकर कहता था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, आज उसे बिना कोई वजह बताए छोड़ सकता है। उसे याद आने लगे वो मुलाकातें जब तुषार ने उसका हाथ थामकर कहा था वह उसकी सांसों में बस चुका है। वे पल जो दोनों के बीच नजदीक या खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाती थी। वह दोनों इसके समंदर में कब के आगे निकल चुके थे। उन दोनों के जिस्म ने एक दूसरे को अच्छी तरह से निहार लिया था। बस कुछ रस्में थी, कुछ वादे थे जो निभाना था। हाँ, बस ससुराल नहीं गई थी, बस उसके लिए ये दाग बहुत था। और आज अचानक ये डिवोर्स पेपर उसकी समझ से परे था। घर वालों को जब पता चला तो पूरा घर जैसे सुन्न रह गया। माँ की आंखों में चिंता और बेबसी थी। उन्होंने मजबूरी में मुस्कान की दूसरी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, लेकिन मुस्कान का दिल टूट चुका था। वह किसी भी कीमत पर दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका प्यार अभी मरा नहीं था। वह सिर्फ धोखा खाकर खामोश हुआ था। रातों को वह तकिए में मुंह दबाकर रोती। उसका दर्द सिर्फ आंसुओं में नहीं, बल्कि उस सवाल में था कि आखिर गलती क्या थी। तभी उसके मन में एक फैसला जन्म लेने लगा, ऐसा फैसला जो दर्द से पैदा हुआ था, बदले की आग में तप रहा था। उसने तय कर लिया कि वह ऐसे आदमी से शादी करेगी जो तुषार के हर भरोसे को तोड़ दे, जो उसकी हंसी देखकर तुषार को उसके आंसुओं का एहसास करा दे। लेकिन उस फैसले के साथ उसके दिल में ये सवाल भी तैर रहा था कि क्या ये नई शादी उसे सुकून दे पाएगी या फिर उसी रास्ते पे चली जाएगी जहाँ प्यार और बदला एक दूसरे से टकरा कर कोई और कहानी रच देंगे। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब गर्मियों की सख्त दोपहरी थी। सूरज अपनी आग बरसा रहा था, जैसे जमीन को तपती हुई भट्टी में झोंक दिया गया हो। पेड़ों के पत्ते भी जैसे थकन से चूर हो चुके थे। मुस्कान जब कॉलेज से घर में दाखिल हुई तो हर तरफ चुप्पी का राज था। उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी, जिन्हें उसने पोंछते हुए बैग और अपने दुपट्टे को एक तरफ फेंका और सीधा किचन की तरफ बढ़ गई। शायद प्यास से उसका गला सूख रहा था। उसने फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल निकाली, गिलास में डाल रही थी कि अचानक आंगन से उसके पिता की गुस्से में गरजती हुई आवाज़ आई। तुम्हारी सहेली के बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम कहती हो कि तुम्हारी सहेली बेगुनाह है। सारी मिली भगत है ये। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरा बस चले तो तुम्हें भी वही दर्द दूँ ताकि तुम्हारी सहेली वही तकलीफ़ लेकर तड़पे। मुस्कान का हाथ थर थर काँप रहा था। पानी की कुछ बूंदें गिलास के किनारे से छलक कर उसके हाथ पर गिर गई, मगर वो बिल्कुल बिना कोई हरकत किए खड़ी रह गई। उसके पापा की आवाज़ में जो गुस्सा था वह आम नाराज़गी नहीं लग रही थी। मैं किसी कीमत पर भी तुषार को नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ उसने मेरी बेटी के साथ किया है वो माफ़ी के लायक नहीं। तुषार ये नाम सुनते ही उसका दिल उछल पड़ा था। सांस जैसे सीने में रुक गई हो। तुषार तो उसकी मोहब्बत है, वो उसका पति भी है, क्योंकि कुछ साल पहले इन दोनों की शादी हो गई थी, पर गमन नहीं हुआ था। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था जो उसके पापा इतने भड़क उठे थे। पानी का गिलास वहीं सेल्फ पर रखा और तेजी से आंगन की तरफ बढ़ी। सामने ही उसके पापा गुस्से में खड़े थे। उनके चेहरे पर मौजूद गुस्सा साफ झलक रहा था। सामने ही सोफे पर उसकी बहन विशाखा बैठी थी, चेहरे पर बेबसी, आंखों में सवाल थे। माँ पास ही आंसू बहाते हुए सिसकियां ले रही थी। बीच में एक लिफाफा पड़ा हुआ था, जैसे कोई चुप्पी उसकी गवाही दे रही हो। एक जख्म, एक परेशानी जो कमरे की हवाओं को बोझिल बना रही थी। उसने बेचैनी से पिता की तरफ देखा। उनकी नज़र उस पर पड़ते ही आंखें भीग गई थी। वह बहुत ज़्यादा सख्त आदमी थे, मगर उस पल उनका सब्र टूट चुका था।
वह जैसे टूटे हुए जिस्म की तरह सोफे पर बैठ गए थे। पापा क्या हुआ? तुषार ने क्या कर दिया? सब ठीक तो है ना? आप लोग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। न जाने क्यों एक अनजाना सा एहसास उसके दिल में मामूली सा डर पैदा कर रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माँ जैसे इस बात को सुन ही नहीं पा रही थी। बेबस होकर उस लिफाफे की तरफ देख रही थी और बहन की आंखों में खालीपन था जो मुस्कान को और ज्यादा बेचैन कर गया था। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई थी। वह कुछ पल सुन खड़ी रही, फिर आगे बढ़ी और कांपते हाथों से वह लिफाफा उठा लिया। लिफाफा हाथ में आते ही एक नामालूम डर ने उसके दिल में बीज बो दिए। जैसे कोई खतरे की निशानी उस पर मंडरा रही हो। उसकी सांस उखड़ने लगी, हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये क्या हो गया? उसने धीमी आवाज़ में खुद से सवाल किया, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। माँ की आवाज़ उसके कानों से टकराई। मेरी बेटी तो बर्बाद हो चुकी है। तुषार ने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अपनी सहेली को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी कि उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया। मेरी फूलों जैसी बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया? मेरी बेटी ने मुझे कहा भी था, मम्मी मैं उन लोगों के परिवार में शादी नहीं करना चाहती। मैं तुषार की पत्नी नहीं बनना चाहती। लेकिन मैंने अपनी बेटी की एक बात भी नहीं सुनी। ज़बरदस्ती ही सही उसकी पत्नी बना दी। लेकिन उस आदमी ने अब हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी बेटी के दामन में दाग लगा दिया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है? वह बेआवाज़ रोते हुए भगवान से शिकायत कर रही थी। मुस्कान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह घुटन महसूस करने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुषार ऐसा कर ही नहीं सकता। उसकी कांपती आवाज़ में बेचैनी थी, डर था, एक ऐसा डर जो उसे अंदर से खोखला बना रहा था। मगर माँ और बहन और पिता के चेहरे पर लिखी बेबसी और तकलीफ ने ये साबित कर दिया कि यह झूठ नहीं था, यह हकीकत थी। ये सब क्या हो रहा है? उसने बड़ी बेचैनी से कहा, मगर कोई जवाब देने के लायक नहीं था। लिफाफे को देखते ही उसके जिस्म से जैसे जान निकलने लगी थी। सांस लेना दुश्वार हो गया था। पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। एक पल में सब कुछ बदल चुका था। उसका जिस्म कांपने लगा, जैसे वह किसी गहरे अंधेरे में डूब रही हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब हकीकत है। उसे अपना दिल निकलता हुआ महसूस हो रहा था। वह पल में बीते हुए कल में खोने लगी थी जो उसके और तुषार के साथ बिताए गए थे। बेशक उसकी माँ ने ये बात ठीक कही थी कि वह उस शादी के खिलाफ थी। वह शादी नहीं करना चाहती थी। मगर तुषार जब उसकी ज़िंदगी में आया था, वह शादी के लिए तैयार हुई थी। उसकी ज़िंदगी बदलने लगी थी। ये सब कुछ अच्छा लगने लगा था। उसे उससे मोहब्बत हो गई थी। मगर ये क्या हुआ था? अचानक से सब कुछ मिट्टी हो चुका था। तुषार उसे डिवोर्स दे चुका था। उस लिफाफे में कुछ और नहीं, बल्कि डिवोर्स के पेपर थे जो उसके नाम पर भेजे गए थे। वो बिल्कुल सुन खड़ी थी। कानों में तुषार की 2-3 दिन पहले की कही गई बातें गूंज रही थी। अब सिर्फ 1 महीना रह गया है। मुस्कान धीरे से मुस्कुराई थी। फ़ोन कान से लगाए वो बालकनी में खड़ी थी। रात की मध्यम रोशनी में उसके चेहरे पर शर्म के साए लहराए थे। पता है 1 महीना बाद तुम्हारी विदाई होगी, तुषार फिर मुस्कुराते हुए बोला था। फिर मुस्कान के होठों पर हल्की सी हंसी बिखर गई थी। फिर ये कि मुझे तो अभी से तुम्हारी मोहब्बत की चाहत हो रही है। मैं तो अभी से मचल रहा हूँ। मुस्कान, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। तुम्हारे बिना ये टाइम नहीं करता। मेरे लिए ये कितना मुश्किल हो चुका है। ये सुनते ही मुस्कान का दिल धड़क उठा था। अब एक पल को घबराकर इधर उधर देखने लगी थी, जैसे कोई सुन न ले, जबकि रात के उस पहर सब सो चुके थे। तुषार, चुप करो, क्या बच्चों की तरह जिद लगा रखी है? 1 महीना और सब्र करो। तुषार की हंसी में एक अजीब सी मोहब्बत दिखी। मेरा बस चले तो अभी आकर तुम्हें अपनी बाहों में कैद कर लूं, हमेशा के लिए, जहां सिर्फ मैं और तुम हो और कोई ना हो। तुषार, वह हंसी थी। बेकाबू उसकी हंसी पर तुषार पल भर को चुप हुआ था। फिर धीमी आवाज़ में बोला, यह हंसी हमेशा मेरे लिए होनी चाहिए। मुस्कान, बस तुम मेरी हो। वह पल में उस याद से बाहर आ गई थी। वह लिफाफा अभी भी उसके हाथ में था, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। उसके दिल पर जैसे हजारों बोझ लद चुके थे। तुषार ने उसको डिवोर्स क्यों दी थी? आखिर क्या वजह थी? अभी वह कुछ कहती उससे पहले ही उसके पिता बोल पड़े थे, बेटी तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेगी, मगर मैं इस परिवार को बर्बाद कर दूंगा। उन लोगों ने मेरी बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। जबकि वह सिर नामे हिलाते हुए बोली थी, ऐसा नहीं हो सकता। तुषार मुझसे ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और प्यार करने का दावा भी कर चुका है।
वह सिर्फ मेरा है, वह ऐसे कैसे कर सकता है। वह एकदम दीवानी सी हो गई थी। अपने कॉलेज में वह सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। ऊपर वाले ने उसे बहुत ही फुर्सत से बनाया था। एकदम उसके दिल में जलन सी पैदा हुई थी। आखिर उसमें ऐसी कौन सी कमी थी जो तुषार ने उसे डिवोर्स दे दी थी। उसने पल भर में ये फैसला किया था। वह उस आदमी से पूछेगी कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया था, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद क्यों किया था। वह उसे किसी भी तरह इस क्यों का जवाब लेकर रहेगी और उसके घर जाएगी। वह जल्दी से पलटी थी और बाहर की तरफ जाने लगी थी जब उसकी बहन उसके सामने आ गई थी। उसको देखते हुए बोली थी, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? कम से कम बता तो दो कहाँ जा रही हो। जब उसने उसका हाथ झटकते हुए बोली थी, मैं पूछूंगी उस आदमी से उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों दी उसने मुझे डिवोर्स। उसका शब्द कांप रहा था। आंखों से पल भर में आंसू बहने शुरू हो गए थे। अभी भी और ज़्यादा कुछ कहती, इससे पहले ही उसकी माँ उसकी बहन का हाथ थाम लिया था, जिसका मतलब था कि मुस्कान जा सकती है, और बिना सोचे समझे दुपट्टा अपने ऊपर लपेटकर बाहर की तरफ चल पड़ी थी। सूरज अपनी चरम सीमा पार कर गया था, मगर मुस्कान के अंदर एक दहकती हुई आग भड़क रही थी। कदम जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो बेजान सी चलती रही। उसके दिल पर एक नामालूम बोझ था। आंखों में दुख का गहरा साया था। हाथों में थामा वो लिफाफा, जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। सड़क पर शोर था, गाड़ियां दौड़ रही थी, लोग आ जा रहे थे, मगर मुस्कान के लिए सब बेआवाज मालूम हो रहे थे। वह बिल्कुल सुन्न थी। सड़क के एक तरफ खड़ी थी, रिक्शे वाले को देख रही थी। उसके दिल का शोर था और तुषार का नाम था। उसने जल्दी से एक रिक्शे को आवाज़ दी और रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा जैसे ही आगे बढ़ा, हवा के झोंके ने उसकी आंखों में उलझे हुए आंसू छोड़ दिए थे। रास्ता बहुत लंबा था, मगर वक्त जैसे पल भर में कई साल पीछे ले गया था। मुस्कान ने कभी सोचा ही नहीं था वह उससे इतनी प्यारी प्यारी बातें करता था, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार था। तुषार की आवाज़ उसके कानों में घुल रही थी। वह चमकती दोपहर थी जब दोनों कॉलेज के बाहर खड़े थे, पेड़ों की छाँव में। तब भी तुम यही कहते थे ना, मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ, तुम्हारी जान हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वो मुस्कुराते हुए बोला था। मुस्कान ने एक गहरी सांस ली थी। उसके तरफ झुकते हुए धीरे से बात की थी। मुस्कान, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए मजाक नहीं है। मैं तुम्हें चाहता हूँ दीवानों की तरह। मेरी सांसों में तुम ही हो, मेरे दिल की धड़कन भी तुम हो। मुझे डर लगता है, अगर तुम मुझसे दूर हो जाओगी तो शायद मैं जी न सकूं। मुस्कान का दिल एक पल को कांप सा गया था। तुषार की आंखों में वही मोहब्बत थी जो हमेशा उसे बेबस कर देती थी। तुषार, मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे दुनिया से डर लगता है मुस्कान, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी रहो, हर पल, हर सांस में। मुस्कान ने हंसते हुए सिर झुका लिया था, मगर वह उसकी मोहब्बत को महसूस कर सकती थी। तुम पागल हो तुषार, हाँ, तुम्हारे इश्क में, तुषार ने गंभीरता से कहा था। मुस्कान के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। रिक्शा एक झटके से रुका और मुस्कान फिर से होश में लौट आई। आंखों में एक अनजानी सी चुभन थी, सांस उलझी हुई थी। दीदी, कहाँ जाना है तुम्हें? रिक्शे वाले की आवाज़ ने जैसे उसका सपना ही तोड़ दिया था। तुषार के घर, उसने धीमी सी आवाज़ में कहा, जैसे अपना नाम लेना किसी तकलीफ और जख्म को याद दिला रहा हो। रिक्शा वाला नासमझी से उसकी तरफ देखने लगा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला था। रिक्शे वालों को उसके घर का एड्रेस दिया था। इस तरह वह उसे जाने नहीं दे सकती थी। उससे पूछना चाहती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों किया था, आखिर क्यों डिवोर्स दी थी, आखिर उसकी गलती क्या थी। रिक्शा फिर से चल पड़ा था, मगर मुस्कान का दिल जैसे रुक चुका था। सिर्फ 1 महीना इंतजार करो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी बाहों के कैद में कर लूँगा। तुषार की कही गई आवाज़ उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। तुषार, तुमने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया है, वह खुद से बोली, मगर आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। शायद दुख था, एक गम था जो आंसू छीन लेता है। रिक्शा रुक गया और वह दरवाजे तक पहुंच गई थी। उसने रिक्शे से उतरकर रिक्शे वाले को कुछ किराया दिया। उसे देखते हुए बोली थी, थोड़ी देर रुकना, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वह घर की तरफ बढ़ी थी। दरवाज़ा एक झटके से खुला था और वह तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। वह दरवाजे के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई तो सामने ही उसकी माँ की सहेली खड़ी थी, राजपति। उसने उनके पैर छूते हुए अपने मकसद की बात करती उससे पहले कि वह कड़वी आवाज़ में बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो?
उनकी आवाज़ में जहर घुला हुआ था। मेरा बेटा तुम्हें डिवोर्स दे चुका है, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं। मुस्कान को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरी मार दी हो। उसने भीगी आंखों से राजपति को देखा, फिर लड़खड़ाते हुए कुछ कदम आगे बढ़ गई। मुझे तुषार से बात करनी है आंटी जी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर आंखों में एक विनती थी। मुझे उससे पूछना है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। फिर भी उसने मेरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। राजपति ने गुस्से वाली हंसी हंसी। वह अपनी आंखों में नफरत और आग लिए खड़ी थी। तुम जैसी चालाक लड़कियों का यही अंजाम होना चाहिए था। मासूम बनती हो, पति के साथ सुहागरात के इंतजार में थी, और ये रिश्ते जो अब टूट चुका है, जिसका कोई वजूद ही नहीं रह गया, इस पर मातम करने क्यों आई हो? दफा हो जाओ यहाँ से। तुषार तुमसे कोई बात नहीं करेगा। मुस्कान ने बेबसी से सिर हिलाया। आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नहीं जाऊंगी। वह चीखी थी। पहली बार उसकी आवाज़ में दर्द था। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुषार से पूछ न लूँ कि आखिर मेरी गलती क्या थी। उसने क्यों मुझे बीच मझधार में छोड़ा? बदतमीज लड़की। राजपति ने गुस्से से आगे बढ़कर उसे बाजू से खींचा था। मैं कह रही हूँ यहाँ से दफा हो जाओ। जिस दिन ये रिश्ता हुआ था उस दिन से ही राजपति इस रिश्ते के खिलाफ जा रही थी, मगर हमेशा की तरह उनकी एक नहीं चली। मगर अब पूरा खेल उनके हाथ में था। उनके बेटे ने उनकी नापसंद बहू को छोड़ दिया था। भला ऐसे में वो मुस्कान को दोबारा अपने बेटे की ज़िंदगी में शामिल होने से कैसे रोकती? मुस्कान ने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया। आंखों में खून उतर आया था। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, मगर उसके अंदर की टूटन उसके जिस्म से झलक रही थी। तभी अंदर से दरवाज़ा खुला। कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मुस्कान ने पलटकर देखा। तुषार अपने रोज के कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, चेहरा थकन से भरा हुआ, वह दरवाजे के पास खड़ा था और चीख चिल्लाहट सुनकर बाहर आया था। मुस्कान ने उसे देखा। उस पल जैसे सब कुछ थम सा गया हो। आंखें भीग गई थी, दिल की धड़कनें चुप हो गई थी। ये वही तुषार था जिसकी मोहब्बत कभी उसे गुमान दिलाती थी। आज वही तुषार उसकी बर्बादी की वजह बन गया था। कमरे में चुप्पी छा गई थी। तुषार दरवाजे के करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी, जैसे गुस्से और बेबसी के आग में जल रही हो। मुस्कान के दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वह अपनी हिम्मत समेटे आगे बढ़ी। लिफाफा हाथ में थामे हुए तुषार के पास आई। थरथराती आवाज में बोली, ये क्या है तुषार? तुषार ने एक नज़र उस लिफाफे पर डाली, फिर मुस्कान की आंखों में झांका, जहां आंसू और उम्मीद दोनों थे। ये डिवोर्स है? उसका शब्द बर्फ की तरह ठंडा था। आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह जानता ही ना हो। मुस्कान के कदम डगमगा गए। दिल जैसे सीने में सिमट कर रह गया। उसने हैरानी से सिर हिलाया। झूठ है, तुम मजाक कर रहे हो। तुम मुझसे मोहब्बत करते थे ना? कैसे तुम सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े से ये सब कुछ ख़त्म कर सकते हो? ये डिवोर्स नहीं, मैं नहीं मानती। तुषार के होठों पर गुस्से की मुस्कुराहट उभरी। तुम मानो या न मानो, यह हकीकत है। मुस्कान, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मुस्कान ने ना में सिर हिलाया। उसके आंसू गालों पर बहने लगे। नहीं तुषार, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए। तुम्हारे बिना मेरा सांस लेना मुश्किल है। वो बेबसी में आगे बढ़ी। उसका हाथ थामना चाहा, मगर तुषार ने झटक दिया। ये सब बीते हुए कल थे मुस्कान। वह गुस्से से बोला, मोहब्बत? मेरी और तुम्हारी मोहब्बत मर चुकी है। अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मुस्कान की आंखों में परेशानी झलक गई। तो शायद तुम झूठ बोल रहे हो। तुम खुद को धोखे में रख रहे हो। मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो, और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक कागजी डिवोर्स इस रिश्ते को कभी ख़त्म नहीं कर सकती। तुषार की बर्दाश्त अब ख़त्म हो गई थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसने गुस्से में कहा, तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ ख़त्म होने का तुम्हें यकीन दिला दूं? तब मुस्कान के दिल को कुछ बुरा सा एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तुषार की आवाज़ गूंजी, तो ठीक है, कागजी डिवोर्स के साथ साथ मैं अपनी ज़ुबान से भी तुम्हें सुना देता हूँ। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, और इसीलिए ये पेपर तुम्हारे घर भेजा गया था। तुम इसमें साइन करो और ये बात ख़त्म करो। मुस्कान की सांसें जैसे रुक सी गई थी। आंखों में धुंध सी छा गई। मुस्कान के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। एक पल को सब कुछ सुन रह गया था। वह दीवार, सांसें, उस वक्त सब जैसे थम सा गया हो।
मुस्कान ने अपना कदम पीछे कर लिया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में हैरानी थी, आंसू गालों पर बह रहे थे। जिस तरह तुषार उससे बात कर रहा था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह तुषार है। उसके शब्द बिखरे हुए थे, मगर तुषार ने बेदर्दी से दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब तुम यहाँ से चली जाओ मुस्कान, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, हमेशा के लिए। और ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया था। न जाने क्यों मुस्कान को एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ था जैसे तुषार की आंखों में कुछ था जो वो बोलना चाहता था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया था, बल्कि चुप रहा। राजपति की आंखों में बेरहमी सी चमक आ रही थी। जैसे ही तुषार दरवाजे की चौखट को पार करके पलटा, वह तेजी से आगे बढ़ी। मुस्कान का बाजू जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ में इतनी सख्ती थी कि मुस्कान को लगा जैसे उसकी हड्डी टूट जाएगी। राजपति बड़े तसल्ली में थी। राजपति के होठों पर जहर वाली मुस्कुराहट थी, उनकी आंखों में नफरत थी। सुन लिया ना, अपने कानों से दे दिया ना, मेरे बेटे ने तुम्हें डिवोर्स। अब निकलो यहाँ से। मुस्कान की आंखों में हैरानी थी, वह कांप रही थी, आंसू तेजी से बह रहे थे। उसने हैरानी से राजपति की तरफ देखा, जैसे उनकी सख्ती के पीछे जरा सी नरमी तलाश कर रही हो। आंटी जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, वह कांपती हुई आवाज़ में बोली, आंखों में आखिरी उम्मीद लिए। आपके बेटे ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, आप भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं। भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। राजपति ने एकदम ठहाका लगाया, जैसे वह किसी बेवकूफ़ लड़की का सामना कर रही हों। बस बस, ज़्यादा ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत देख ली हमने तुम जैसी मासूमियत से भरी लड़कियां। और उनके होठों पर गुस्से की मुस्कुराहट उभर गई। और तुम्हें शराब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम जैसी चालाक लड़कियों का अब पर्दाफाश हो गया है। मुस्कान ने आंखें बंद कर ली। सब्र की आखिरी हद पार हो चुकी थी, उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थी। मैंने तुषार से सिर्फ मोहब्बत की थी आंटी जी। उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई थी। ये मेरी गलती थी। राजपति का चेहरा एकदम सुन्न हो गया, उनके तेवर बदल गए। एक झटके से मुस्कान का बाजू खींचकर उसे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। ए लड़की, ले जा अपनी मोहब्बत, वह हंसकर बोली थी। मोहब्बत तुम जैसी बदचलन लड़कियों की चालाकी होती है। मैं एक मिनट के लिए भी तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुस्कान ने बेबसी से खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर राजपति ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। झटके से उसे धकेल कर बाहर कर दिया। मुस्कान के कदम चौखट से बाहर पड़े और लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगी। उसने आखिरी बार पलट कर देखा, मगर राजपति ने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर लिया था। वह दरवाजे के सामने गिर गई थी। मुस्कान चौखट पर बैठी आंसू बहा रही थी, मगर अंदर से कोई न निकला। उसको नहीं मालूम था कि तुषार ने उसे डिवोर्स क्यों दी। आखिर उसकी क्या गलती थी? वजह भी तो कोई होनी चाहिए, उसे थोड़ा सुकून तो मिलता। उसने दिल में बार बार तुषार से पूछा, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। ऐसा लगता था जैसे तुषार उसको जानता ही नहीं। हर वक्त मोहब्बत का दावा करने वाला आदमी उसके लिए अब अनजान सा होने लगा था। उसको पाने के लिए मचल जाने वाला आदमी आज उसके लिए बिल्कुल अजनबी बन चुका था। जिसने पूरी जिंदगी बिताने के लिए वादे किए थे, आज उन वादों को भूल चुका था। उसे याद था, जब भी उसकी आंटी अपने मायके आती तो तुषार उनके घर आता, उनके साथ किचन में खड़े होकर तपती गर्मी में बातें करता था। छुप छुप कर ये सारी रात एक दूसरे के होठों से चिपके रहते। मुस्कान को अपने बाजुओं में जकड़कर घंटों लेटा रहता। सब कुछ चोरी छुपे हो रहा था। और जब एक महीना उसकी विदाई को रह गया था, आज वही आदमी उसको डिवोर्स दे चुका था, उसको घर से निकाल चुका था। ये पल उसके लिए बहुत परेशानी वाला था। आंखों से आंसू किसी तरह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। काफ़ी देर तक वह ज़मीन पर बैठी रोती रही, और फिर कुछ देर के बाद उसने एक गहरी सांस हवा में छोड़ी थी और सोचा, इस तरह वह गली में बैठकर नहीं रो सकती थी। अपने आंसू साफ करके वह खड़ी हुई थी। अपने कदम रिक्शे की तरफ बढ़ा लिए थे। वह अब घर पहुंच गई थी। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही मुस्कान को यूं महसूस हुआ जैसे वो कोई बोझ बन चुकी हो, जैसे उसके अंदर की आत्मा कहीं खो गई हो। चेहरे की रौनक मातम में बदल चुकी थी। आंखों के आगे काले साए ने घेरा डाल लिया था, और उन आंखों में वही वीरानी थी जो सब कुछ खो देने के बाद रह जाती है। उसके आंसू रास्ते में ही सूख गए थे, मगर दिल का दर्द अभी भी टपक रहा था। सामने आंगन में उसके माँ बाप उसी हालत में बैठे थे।
माँ की आंखों में अभी भी आंसू थे और बाप का चेहरा किसी कटी फटी चटाई जैसा सिमट गया था। जैसे ही दरवाज़ा खोला, माँ की निगाहें उस पर पड़ी। वह तेजी से उसके पास आई। मुस्कान। उन्होंने उसके बाजुओं को जोर से थाम लिया। उनकी बेबसी उनके शब्दों में कांप रही थी। क्या कहा तुषार ने? मुस्कान चुप रही। वो बेजान आंखों से माँ को देखती रही, जैसे कोई पुतला हो जिसमें कोई जान बाकी ना हो। तुम तो उसके इंतजार में थी। माँ की आवाज़ भर आई। सोचा था विदाई की तारीख रखने आएंगे। उन्होंने तो मेरी बेटी को डिवोर्स भेज दिया। पिता का गुस्सा तेज हो गया। उन्होंने सख्त शब्दों में पूछा, पापा क्या बात हुई थी? मुस्कान की बहन भी बड़ी बेचैनी से उसके पास आई। उसकी आवाज़ बेबसी में डूबी हुई थी। मुस्कान प्लीज कुछ तो कहो। वो तुमसे मिला? उसने कुछ कहा? कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? मुस्कान की आंखों में खालीपन बढ़ता जा रहा था। वह सुन आंखों से सबको देख रही थी, मगर उसके अंदर कोई जज्बात बाकी नहीं था। जैसे शब्द उसके कानों तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो गए हों। बेटा चुप क्यों हो? माँ ने उसका गाल थपथपाया। बताओ ना, तुषार ने कुछ कहा? मुस्कान की आंखों के किनारे दोबारा भीगने लगे थे, मगर उसने कोई जवाब न दिया। वह एक कदम पीछे हटी। माँ के हाथ उसके बाजुओं से फिसल गए। फिर किसी मशीन की तरह वह पलटी और चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हर कदम जैसे जंजीर से बांधकर उठाया जा रहा था। हर सांस जैसे बोझ बन चुकी थी। उसने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन उसमें कुंडी लगाने की भी हिम्मत नहीं थी। वह दरवाजे के साथ ही नीचे बैठती चली गई, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी हिम्मत निचोड़ ली हो। अपना सिर दरवाजे से टेक लगाकर वीरान आंखों से छत को देखने लगी। आंसू चुपचाप उसके गालों पर बहते रहे, मगर उसके होठों पर कोई आवाज़ नहीं थी। उसके होठों से एक शब्द भी ना निकला। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके पास कुछ नहीं बचा। घुटनों में मुंह दिए वह तड़प कर रो पड़ी थी। उसकी कितनी इच्छाएं थी दिल में, मगर एक पल में तुषार ने सब कुछ खराब कर दिया था। उसने कितनी विनती की थी। वह रोती रही। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। ऐसा लगता था जैसे मुस्कान जिंदा लाश बन गई हो। वो किसी से बात नहीं करती थी, ना किसी से कुछ कहती थी। बस कमरे में ही बंद होकर रह गई थी। 2 महीने बीत चुके थे। उसे कुछ पता ही नहीं था। आज मामूली सा ही दिन था। मुस्कान बेड पर जैसे बेजान बैठी थी। उसके चेहरे पर वीरानी के साए थे। बेजान आंखें, उन आंखों के नीचे गहरे काले साए। ये सब उसकी अंदरूनी हालत थे। दरवाज़ा धीरे से खुला और उसकी माँ अंदर दाखिल हुई। कुछ पल अपनी बेटी को यूं ही मुर्दा बैठी देखती रही। दिल जैसे कट सा गया हो। वह 2 महीनों से उसी हालत में देखती आ रही थी, मगर आज जैसे उनका सब्र का पैमाना टूट चुका था। वह मुस्कान के पास आकर बैठ गई, मगर मुस्कान ने कोई रिएक्ट ना किया। कब तक यूं ही पड़ी रहोगी? उनके शब्दों में बेबसी थी। मुस्कान ने धीरे से पलकें झुका ली, मगर जवाब न दिया। बेटा दुनिया की तरफ लौट आओ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? ये जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। माँ ने उसके बेजान हाथों को थामना चाहा, मगर वो एक झटके से पीछे हो गई। कैसे लौटूं? उसकी आवाज़ मंदी पड़ गई, मगर वह कांप रही थी। मैं भूल नहीं पा रही। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन कब तक? माँ ने गुस्से से कहा। पूरे 2 महीने बीत चुके हैं। तुम कमरे से बाहर नहीं निकली, किसी से बात तक नहीं की। मैं तुम्हें इस हाल में और ज़्यादा नहीं देख सकती। मुस्कान ने एक गुस्से की हंसी होठों पर सजाई। आंखों में आंसू झिलमिलाए। वह खुद को इस हाल में देखना भी नहीं चाहती थी, मगर क्या करूं? मैं हर रोज़ सुबह उठती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि शायद ये सब कोई बुरा सपना था, मगर नहीं, हकीकत मेरे सामने खड़ी हो जाती है, मुझे मुंह चिढ़ा रही होती है। माँ ने गहरी सांस ली। कुछ पल चुप रही, फिर जैसे किसी हिम्मत को इकट्ठा करके बोली, मुस्कान, मैंने फैसला किया है, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तुम्हें इस तरह घर पर नहीं बिठाऊंगी। ये सुनते ही मुस्कान के जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई। एकदम से गुस्से में आग बबूला होकर अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई। आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो चुकी थी। पहले भी आपने मेरे साथ यही किया था माँ। अब उसकी आवाज़ में गम और गुस्से का तूफान था। जबरदस्ती मेरी शादी तुषार से करवाई थी। अब देखिए, उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी। मैं अब एक तलाकशुदा औरत बन चुकी हूँ। उसकी सांसें तेज हो गई। वह कांप रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे। अब आप फिर वही सब कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे 2 महीने के बाद आप फिर से मुझे एक ऐसी सूली पर लटका रही हैं। आप मुझे किसी अनजान की जिंदगी में धकेल देना चाहती हो। माँ ने गुस्से से होंठ भींच लिए, मगर मुस्कान का गुस्सा थमा नहीं। कमरे के एक कोने में तुषार के दिए हुए गिफ्ट रखे थे।
जो मुस्कान ने संभाल कर रखे हुए थे। उनकी तरफ नज़र पड़ते ही मुस्कान का पारा हाई हो गया। उसने झपट कर गिफ्ट उठाए और गुस्से में फर्श पर फेंक दिए। ये सब झूठ था, सब धोखा था। वह चीखी थी, उसकी मोहब्बत, उसके वादे, सब कुछ। माँ ने आगे बढ़कर उसका कंधा थामा, मगर मुस्कान ने खुद को छुड़ा लिया। मुस्कान, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगी। तुम्हारी जिंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, माँ ने विनती वाले शब्दों में कहा। उनकी हंसती खेलती बेटी किस तकलीफ में तड़प रही थी। सुनहरी देवी से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। तुम्हें अपनी ज़िंदगी को संवारना होगा बेटी। किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को खराब नहीं करना चाहिए। उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। माँ रोते हुए बोली, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगी। मुझ पर फिर से ये जुल्म मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी माँ। सुनहरी देवी ने एक गहरी सांस ली। चेहरे पर गुस्सा सवार था। दो टूक अंदाज में बोली, मैं तुम्हारी शादी हर हाल में करवा कर रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहते ही वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई, जबकि मुस्कान वहीं खड़ी तेजी से सांस लेती, आश्चर्य की हालत में माँ को देखती रह गई थी। वक्त बीतता जा रहा था। सुनहरी देवी ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना फिर से शुरू कर दिया था। वह मुस्कान को बिलखता हुआ नहीं देख सकती थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो मुस्कान की शादी एक अच्छे परिवार में करवाएंगी, ताकि उनकी बेटी खुशहाल ज़िंदगी बिता सके। मगर उन्हें मालूम नहीं था कि मुस्कान अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसका दिल मर चुका है। जिस आदमी को उसने अपना सब कुछ माना था, वह आदमी उसको छोड़कर जा चुका है। आज मामूली का ही दिन था। सुबह से घर में बहुत चहल पहल थी। मुस्कान कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो घर में होती चहल पहल को समझ न पाती। आज उसके लिए रिश्ते वाले आने वाले थे, इसी वजह से घर में तैयारी हो रही थी। शाम 5 बजे घर के डाइनिंग रूम में गहरी चुप्पी छाई हुई थी। सोफे पर एक गंभीर जोड़ा बैठा हुआ था, साथ ही एक उम्र दराज औरत थी। मुस्कान की माँ और बहन ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उनकी सेवा में लगी हुई थी, मगर उनकी आंखों में बेचैनी दिखाई दे रही थी। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी आवाज़ उठी। सबकी नज़रें वहां उठ गई। मुस्कान दरवाजे पर खड़ी थी, उलझी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर ढेरों उदासी दिखाई दे रही थी। गले में दुपट्टा ढीला सा पड़ा हुआ था। आंखों के पास काले निशान पड़े थे। रातों की बेचैनी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। माँ और बहन की आंखें हैरानी से फैल गई थी। वह तो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मुस्कान इन मेहमानों के सामने ना आए, मगर वह बिना किसी की परवाह किए उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। ये लोग क्यों आए हैं यहाँ? मुस्कान की आवाज़ मध्यम थी, मगर वह अब सख्त शब्दों में पूछ रही थी। नज़रें सीधी उन अजनबी लोगों पर जा ठहरी। उसकी माँ जल्दी से घबराकर आगे बढ़ी। मुस्कान, अंदर जाओ, ये लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। मुस्कान के होठों पर एक गुस्से वाली मुस्कुराहट उभरी, जैसे ये बात उसके लिए कोई मजाक हो। उसने गहरी सांस ली और अपनी माँ की आंखों में सीधा झांकते हुए कहा, कौन सी शादी, कैसा रिश्ता? डाइनिंग रूम में एक पल के लिए चुप्पी छा गई। मुस्कान ने अपने होंठ भींच लिए, नज़रें झुकाई और फिर बिल्कुल लापरवाही से बोली, मैं बहुत गम में हूँ। मेरा पति इस दुनिया से जा चुका है। मैं अभी अपनी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। सामने बैठे मेहमानों के चेहरों का रंग पल भर में बदलने लगा था। वे जल्दी सीधी होकर बैठ गए। उनमें से आई औरत ने बड़ी मुंह बनाती हुई अपना मुंह मोड़ लिया था। क्या मतलब? उनमें से एक औरत जो उस रिश्ते के लिए आई हुई थी, उसने बड़ी गुस्से वाली नज़रों से मुस्कान की माँ की तरफ देखा। मुस्कान की माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। तुमने हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? असल में आपने मुझसे झूठ बोला, उस औरत ने गुस्से से कहा। आपने कहा था कि सिर्फ आपकी लड़की की शादी हुई थी, अभी विदाई नहीं हुई थी, मगर ये तो कह रही है कि इसका पति मर चुका है और ये लड़की उसी के गम में है। वह अपना अधूरा शब्द छोड़कर जहर भरी नज़रों से मुस्कान को देखने लगी थी। मुस्कान की बहन ने आश्चर्य से माँ की तरफ देखा था, जैसे उसे खुद विश्वास ना हो रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है। हम इस तरह की लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते, उस औरत ने बड़े गुस्से से कहा था। ये पहले ही किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता चुकी है और उसके गम में है, और आप हमें धोखे में रख रहे हैं और ये रिश्ता कर रहे हैं। मुस्कान की माँ ने आगे बढ़कर कुछ कहने की हिम्मत की, मगर वे लोग खड़े हो चुके थे। उनमें से एक आदमी ने गुस्से की निगाहों से उन्हें देखा। ये बहुत बड़ी बात है सुनहरी देवी, आपको हमें सच्चाई पहले ही बता देनी चाहिए थी। हम किसी ऐसी लड़की से रिश्ता जोड़ने चले थे जो पहले ही किसी और के साथ ज़िंदगी बिता चुकी है।
उसके गम में अभी भी है। मुस्कान की माँ ने बेबसी से मुस्कान की तरफ देखा, जो बेअसर चेहरे के साथ खड़ी थी। हमें माफ़ कीजिए, मगर ये रिश्ता हमें स्वीकार नहीं। वे लोग तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े और कुछ पलों में ही नज़रों से गायब हो गए। ड्राइंग रूम में फिर से मुस्कान, उसकी माँ, बहन और खुद खड़ी हो गई। कमरे में मौत जैसी चुप्पी छा गई थी, जैसे अभी अभी कोई तूफान आया हो और सब कुछ तहस नहस करके चला गया हो। मुस्कान अपनी जगह बिल्कुल सुन खड़ी थी, जबकि सुनहरी देवी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। वह तेजी से आगे बढ़ी और एक सन्नाटेदार थप्पड़ अपनी बेटी के गाल पर जड़ दिया था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसी बकवास करने की? उनके शब्द बहुत गुस्से में निकल रहे थे। क्यों खुद को बदनाम करना चाहती हो? क्यों अपने किरदार पर खुद ही कीचड़ उछाल रही हो? मुस्कान ने झुके सिर के साथ अपने जलते हुए गाल को हाथ से सहलाया, मगर उसके अंदर किसी तरह का अफसोस या पछतावा या शर्म नहीं थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी, मगर उनमें दर्द से ज़्यादा बेबसी नजर आ रही थी। बदनाम, ये कहकर हंसी थी। मम्मी, मुझे बदनाम करने की ज़रूरत नहीं। ये दुनिया खुद ही मेरे किरदार पर उंगलियां उठा रही है। आपने सुना नहीं वे लोग क्या कह रहे थे? सुनहरी देवी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुमने खुद ही ये सब किया। अगर तुम चुप रहती तो ये तमाशा ना बना होता। इतने में उसकी बहन भी आ गई। बड़े नरम शब्दों में बोली, मुस्कान, प्लीज़ मत करो खुद के साथ ये सब। जो हो गया है उसे भूल जाओ। हम कुछ और सोच लेंगे, कोई और हल निकाल लेंगे, लेकिन यूँ सबके सामने अपनी बेइज्जती मत कराओ। मुस्कान ने आश्चर्य से बहन की तरफ देखा। क्यों ना करूं? क्यों मैं उन सब के मुंह पर हकीकत ना बताऊं? आप सब मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं भी इस झूठी दुनिया के वसूलों में कैद हो जाऊं, मगर नहीं। अगर आपने ज़बरदस्ती की तो याद रखो, मैं खुद को ऐसे ही बदनाम करवाऊंगी। सुनहरी देवी का पारा हाई हो गया था। बकवास बंद करो मुस्कान। मम्मी, वो चिढ़कर बोली थी। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं जानती हूँ। अब मुझे हर जगह से ठुकराया जाएगा, हर दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए जाएंगे, मगर मैं खुद को और ज़्यादा धोखे में नहीं रखना चाहती। ये कहकर वो पलटी और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके कदम भारी हो चुके थे, जैसे उसका जिस्म बोझ बन चुका हो। वह दरवाजे को धड़ाम से बंद करके अंदर गिर गई। कमरे के दरवाजे से टेक लगाकर नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। बाहर उसकी माँ और बहन एक दूसरे को देखती रह गई, मगर कोई कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। सुनहरी देवी को अपना सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। उनकी लाडली बेटी जो हर वक्त खिलखिलाती रहती थी, उसके ठहाके उनके कमरे में गूंजते रहते थे। अब तो उसकी आवाज़ सुनने को भी तरस जाती थी। जब वो बोल रही थी तो इतना जहर उगल रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ ने पूरे घर की चुप्पी को तोड़ दिया था। विशाखा ने चौंक कर माँ की तरफ देखा, फिर जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने खड़े चेहरे को देखकर उसकी सांस रुक गई। चौखट पर तुषार के पापा देवेंद्र साहब, उसके अंकल, खड़े थे। उनके साथ एक और आदमी था, कॉटन की शर्ट और पैंट में, और बहुत घमंडी दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वह यहाँ आना ही नहीं चाहता हो, मगर फिर भी उसे यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया हो। विशाखा ने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वह किसी के घर नहीं जाता था। वह हैरानी के समंदर में डूबी खड़ी थी। जब देवेंद्र साहब ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा, बेटा, सुनहरी देवी कहाँ है? विशाखा को जैसे होश आया। अंदर है, उसने कहा और एक तरफ हट गई। देवेंद्र साहब तेजी से अंदर बढ़े और उनके साथ आया वह लड़का। एक नज़र विशाखा पर डालकर बेअसर होकर कदम आगे बढ़ा दिए। आंगन में दाखिल होते ही देवेंद्र साहब ने अपनी पत्नी की सहेली को बुलाया था। सुनहरी देवी ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी, उनके हाथ कांपने लगे। वो बेआवाज़ मुड़ी और सामने देवेंद्र साहब को देखकर एक पल के लिए बिल्कुल सुन रह गई। आंखों में आंसू भर आए, दिल में दबे सारे सिकवे जुबान पर आने को मचल रहे थे, मगर कुछ कह ना सकी। अगले ही पल वो बेकाबू आगे बढ़ी और देवेंद्र साहब के सामने फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि देवेंद्र उनके दूर के रिश्तेदार भी लगते थे और वे सुनहरी देवी को बहुत मानते थे। देवेंद्र साहब, आप कहाँ थे? मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। आपके बेटे ने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मैं बस देखती रह गई। वीरेंद्र साहब ने सुनहरी देवी को संभालने की बहुत कोशिश की। धीरे से कहा, माफ़ कर दो सुनहरी देवी, बेहद शर्मिंदा हूँ। इसके लिए मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया।
इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की, मैं उस लायक नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। सुनहरी देवी पीछे हट गई और आंखों में आंसू लिए शिकायत करने लगी। इस सब में हमारी क्या गलती है? आपको बताना पड़ेगा, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता अपने ही सहेली के घर में करवा दिया ताकि मेरी बेटी सुकून से रहे। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुषार यूं हमारी इज्जत को खाक में मिला देगा। वीरेंद्र साहब का चेहरा गुस्से में हो गया था, आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी थी। वह फैसले वाले शब्दों में बोले, सुनहरी देवी, अगर अपने बड़े बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी ठीक तरह से नहीं चल पाई तो मैं अपने छोटे बेटे समक्ष का रिश्ता तुम्हारी बेटी मुस्कान से करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही आंगन में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। हाँ, आज इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी चौखट पर आ गया हूँ। जिस तरह मेरे बड़े बेटे ने तुम्हारी बेटी की इज्जत को दागदार किया है, मेरा छोटा बेटा तुम्हारी बेटी को इज्जत देगा, उसके सिर पर अपने नाम की चुनरी रखेगा। सुनहरी देवी हैरानी से वीरेंद्र साहब को देखने लगी थी, जबकि मिसाका का मुंह खुला का खुला ही रह गया। देवेंद्र साहब ये सब बोलकर चुप खड़े हो गए। वे अपने जवाब का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती उभरी थी, मगर समक्ष के चेहरे पर किसी तरह का कोई असर नहीं था। वह यूं ही चुप खड़ा था, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। देवेंद्र साहब ने समक्ष की तरफ देखा, ठोस शब्दों में बोले, मेरा बड़ा बेटा अपनी माँ का लाडला है, वो जो चाहे कर सकता है, मगर मेरा ये बेटा समक्ष कभी भी मेरी बात नहीं टालेगा। सुनहरी देवी ने आश्चर्य से समक्ष को देखा, जिसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह इस बात से पूरी तरह सहमत और राजी भी है। वह ना तो मना कर रहा था, ना ही किसी तरह का कोई एक्शन या रिएक्शन उसके चेहरे से मालूम पड़ रहा था, पर वह चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, जैसे उसे पहले ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन सुनहरी देवी ने बेकाबू होकर पीछे हटते हुए सख्त शब्दों में कहा, नहीं नहीं वीरेंद्र साहब, अब मैं अपनी बेटी को दोबारा उस नर्क में नहीं धकेल सकती। मैं आपके भरोसे पर अपनी बेटी को आपके बड़े बेटे से ब्याह कर दिया था, और फिर हमें क्या मिला? हमें सिर्फ बदनामी और रुसवाई मिली। इसलिए देवेंद्र साहब, मैं अपनी बेटी को एक और परीक्षा में नहीं डाल सकती। देवेंद्र साहब ने गहरी सांस ली। उनकी नज़रें गंभीर से भी ज़्यादा दुखी थी। उनकी नज़र सुनहरी देवी के चेहरे पर जमी रह गई, मगर उससे पहले कि वह कुछ कहते, पीछे से एक भारी मजबूत आवाज़ उभरी, वो मेरा बड़ा भाई था और मैं समक्ष हूँ। सब चौंक कर समक्ष की तरफ देखने लगे, जो अपनी आंटी को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, चेहरा सख्त मगर भीतर से सुकून और विश्वास से भरा हुआ था। वीरेंद्र का छोटा बेटा, जो मर तो सकता था लेकिन अपनी जुबान से पलट नहीं सकता था। उसकी गहरी वजनदार बात ने सुनहरी देवी को एक पल के लिए चुप करवा दिया था। वह आश्चर्य से उसे देखने लगी। समक्ष के व्यक्तित्व में वही अपनापन था जो हमेशा अपनी बात पर डटा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके अंदाज में गुरूर की जगह विश्वास था। देवेंद्र साहब ने आगे बढ़कर सुनहरी देवी के कंधे पर हाथ रखा और बोले, सुनहरी देवी, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, मगर जो हो गया उसे बदल नहीं सकता। हाँ, आगे का रास्ता ठीक बना सकते हैं। तुम्हारी बेटी को हमेशा मान सम्मान और इज्जत में कोई कमी नहीं होने देगा, उसे सहारा देगा। ये रिश्ता तुम्हारी बेटी की इज्जत और दुख दर्द को फिलहाल जोड़ देगा। सुनहरी देवी की आंखें नम हो गई, मगर वह अभी भी झिझक रही थी। मुझे कोई समस्या नहीं देवेंद्र साहब, मुस्कान मानेगी नहीं। वह तो शादी के नाम से ही नफरत करती है, वह कभी राजी नहीं होगी। समक्ष ने एक पल के लिए आंखें मोड़ ली, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर गहरी गंभीरता से बोला, ये फैसला उसके भविष्य का है। वह नाराज होगी, गुस्सा करेगी, मगर वो मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं उसे मना लूँगा। देवेंद्र साहब ने मजबूत शब्दों में कहा, ये बात मैं खुद मुस्कान से करूँगा, वो मेरी बहू है, उसे मैं खुद राजी कर लूँगा। सुनहरी देवी बेबस होकर वीरेंद्र साहब को देखने लगी, जैसे जानती हूँ कि अब ये बात तय हो चुकी है। वीरेंद्र साहब उसी पल मुस्कान के कमरे की तरफ बढ़े थे। उन्हें विश्वास था वह मुस्कान को राजी कर लेंगे। उन्होंने दरवाजे पर आहट दी और अंदर दाखिल हो गए थे। मुस्कान जमीन पर ही आंखों में आंसू लिए बैठी थी। देवेंद्र साहब ने जब उसे इस हालत में देखा तो उनका दिल कांप उठा था। किसी की आहट महसूस करते ही मुस्कान ने सिर उठाया था। सामने देवेंद्र साहब को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह तड़प कर अपने अंकल के सीने से जा लगी थी। उन्होंने जल्दी ही उसे अपने सीने में दबा लिया था। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। उन्होंने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए थे। उसे सामने रखे सोफे पर बैठा दिया था। एक बार फिर बिलक उठी थी, मगर देवेंद्र साहब ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था, ना मेरी गुड़िया, इस तरह खुद को बिल्कुल अकेला मत समझो।
किसी बेवफा आदमी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी उसको माफ़ नहीं करने वाला। मगर हाँ, आज मैं तुम्हारे सामने एक सवाली बनकर आया हूँ, उम्मीद लेकर आया हूँ। मेरी बेटी, मुझे मायूस मत करना। उनकी बात सुनकर मुस्कान नासमझी से उनकी तरफ देख रही थी। कुछ पल कमरे में बिल्कुल चुप्पी रही। फिर वीरेंद्र साहब उसकी तरफ देखते हुए बोले थे, मैंने फैसला किया है, मैं इस तरह तुम्हारे नाम को खराब नहीं होने दूंगा। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी शादी अपने छोटे बेटे समक्ष से करवा दूं। वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा और वह इस रिश्ते के लिए राजी भी है। तुम्हारा जो भी जवाब है तुम अपनी माँ को दे सकती हो। हम बेटियों से मर्जी पूछे बिना रिश्ता नहीं करते। ये बोलकर वह ठहरे नहीं थे। मुस्कान को ऐसी उलझन में डाल चुके थे जिसका जवाब उसके पास मौजूद नहीं था। वीरेंद्र साहब को वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई थी। वह जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए थे, जबकि वह वहीं सिर थामे बैठी रह गई। अब ये कौन सी नई मुसीबत उसके लिए तैयार हो चुकी है। उसका तो दिल ही मर चुका था। तुषार के धोखे के बाद वह किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहती थी, और वह भी तुषार के छोटे भाई समक्ष से शादी। ये तो मुमकिन ही नहीं था। वह कई बार अपनी छोटी बहन विशाखा के मुंह से सुन चुकी थी कि वो बहुत घमंडी आदमी है, किसी को अपने मुंह लगाना पसंद नहीं करता, हर आदमी को जूते की नोक पर रखता है। किसी भी पारिवारिक पूजा आराधना या सुख समृद्धि में कभी उसको नहीं देखा जाता। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से प्यार था। ये बात तो परिवार का हर बच्चा बच्चा जानता था। इतनी छोटी उम्र में ही उसने अपने नाम को सबसे ऊपर किया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। परिवार को वह ऊंचाइयों पर देखना चाहता था, मगर अब उसका रिश्ता उसकी समझ से बिल्कुल अलग था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान का दिल टूट जाता है, या तो वह एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है या फिर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। और इस बार मुस्कान अब समक्ष की पत्नी बनने जा रही थी। उसकी आंखें असर पल में बदलना शुरू हो गए थे। वह तुषार से अपना बदला लेना चाहती थी। उसकी आंखों में इंतकाम की आग नजर आ रही थी। वह खुद अपने मुंह से बोलती हुई उठ खड़ी हुई। मुझे बर्बाद किया है ना तुषार तुमने, मैं अब तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारे ही भाई से शादी करके तुम्हारे ही छत के नीचे रहूंगी और तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। खुद तो बर्बाद हो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई, तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। ये कहते ही वह अपनी जगह से उठी थी। मैं अब और ज़्यादा नहीं रो सकती। जितनी तकलीफ मुझे दी है तुम्हें भी अब मैं पल पल तड़पाऊंगी। तुम्हारी आंखों के सामने रहते हुए तुम्हें तड़पाऊंगी। मुस्कान अब वो बुजदिलों की तरह नहीं रोएगी, बल्कि पूरे परिवार को तबाह करके रख देगी। उसने अपनी आंखों को साफ किया था, रगड़ रगड़ कर अपने गाल साफ किए थे। बाहर आकर अपनी माँ को उस शादी की हामी भर दी थी। वह समक्ष से शादी के लिए तैयार है, जबकि सुनहरी देवी तो बिल्कुल दंग रह गई थी। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी शादी के लिए तैयार हो चुकी है, वह भी इतनी आसानी से। उसने पल में फैसला किया था। और कहते हैं ना, इंसान जब खुद को बर्बाद करने पर आता है तो ये नहीं देखता कि इसमें उसका कितना फ़ायदा है, बल्कि ये देखता है कि मेरी वजह से मेरा दुश्मन कितना बर्बाद होगा। शायद यही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित होने वाली थी। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और आज बारात भी आ पहुंची थी। सारी तैयारी बहुत सादगी से की गई थी, ये भी मुस्कान का ही कहना था, वरना वीरेंद्र तो ये शादी बहुत धूमधाम से करने वाले थे। आंगन में एक गहरी चुप्पी थी। सुनहरी देवी वीरेंद्र साहब के साथ खड़ी थी। उनकी आंखों में एक माँ की बेकरारी थी, मगर जुबान पर सुकून फैला हुआ था। उनके पति भी बराबर में खड़े थे, मगर वह भी जैसे हालात के आगे हार चुके थे। सोफे पर सिल्क की शेरवानी में समक्ष बैठा था। उसके बराबर में मुस्कान अपने दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ चुप्पी और अंदर जलती हुई इंतकाम की आग थी। पंडित जी ने अपने मंत्र शुरू किए थे और कुछ रस्में शुरू हो गई थी। धीरे धीरे मुस्कान समझ के साथ फेरे लेने उठ खड़ी हुई थी। मरे मरे कदमों से वो फेरे ले रही थी, लेकिन अंदर इंतकाम की आग जलाकर बैठी थी। हवन की आग के साथ उसके अंदर की आग भी बहुत तेज हो रही थी। मुस्कान ने अपनी निगाहें उठाई, एक पल के लिए समक्ष को देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं था, जैसे ये सब उसके लिए आम बात हो। मुस्कान की आंखों में एक पल के लिए चिंगारी लहराई थी। थोड़ी ही देर में शादी संपन्न हो गई थी। सबके पैर छूते, सबका आशीर्वाद लेते। मुस्कान के चेहरे पर कोई असर नहीं था। वह चुप बैठी रही, जैसे ये सब उसके लिए बस एक और कयामत थी। विदाई का वक्त आया तो सुनहरी देवी की आंखें भर आई। उन्होंने देवेंद्र साहब के हाथ जोड़े थे और उनसे विनती की थी,
देवेंद्र साहब, अब कोई धोखा नहीं होना चाहिए, अब कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी बेटी आपको सौंप रही हूँ, उसका ख्याल रखना। वीरेंद्र साहब ने सुनहरी देवी के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मुस्कान मेरी बहू है, उसके मान सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। समक्ष ने अपनी आंटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में विश्वास था। आंटी, फिक्र ना करो, मैं वादा करता हूँ मुस्कान मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरे दिल से निभाऊंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। सुनहरी देवी ने मुस्कान के चेहरे को देखा, मगर वो पत्थर की तरह ऐसे ही बैठी रही। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, कोई विनती नहीं थी, बस एक जलती हुई आग जैसी चुप्पी थी जिसके नीचे चिंगारियां सुलग रही थी। समक्ष ने कदम आगे बढ़ाया और अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। मुस्कान भी जैसे किसी सपने में हो, चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी का दरवाज़ा बंद होते ही गाड़ी उनके घर की तरफ चल पड़ी थी। एक लंबा सा रास्ता, गाड़ी एक झटके से उस घर के सामने रुकी थी। समक्ष सबसे पहले बाहर आया था। उसने अपनी चौड़ी हथेली अपनी पत्नी के सामने फैलाई तो एक नज़र मुस्कान ने उसके खूबसूरत चेहरे पर डाली और फिर उसके हाथ को नज़रअंदाज करके अकेले ही घर के अंदर चली गई। समक्ष ने हैरानी से उसकी पीठ को देखा था, मगर फिर सिर झटक कर अपने पिता के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। घर के हॉल में गहरी चुप्पी छाई थी। जैसे ही समक्ष और मुस्कान अंदर दाखिल हुए, उनकी नज़रें सामने बैठी राजपति पर जा टिकी थी, जो अपनी साड़ी के पल्लू से बार बार अपनी आंखों को पोंछ रही थी। मेरा समक्ष तुषार चला गया, राजपति ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मेरा बेटा इस घर को छोड़कर अब दिल्ली चला गया है। उनकी आवाज़ में बेचैनी थी, बेबसी थी, चेहरे पर दुख की लकीरें गहरी हो चुकी थी। मुस्कान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। उसने तो ये शादी सिर्फ तुषार को जलाने के लिए की थी, मगर वह तो चला गया था। उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें पल भर में चकनाचूर हो गई थी। समक्ष भी ये सुनकर चुप रहा। उसके माथे पर तेवरी चढ़ गए, मगर वह कुछ न बोला। देवेंद्र साहब ने गहरी सांस ली और राजपति की तरफ देखते हुए धीमे मगर गहरे शब्दों में बोले, अगर तुम बेटों की माँ बन गई हो तो इस बात का अहंकार मत करो। राजपति, भगवान ने अगर तुम्हें बेटी नहीं दी तो क्या हुआ, लेकिन चांद से दो बेटे दिए हैं। उनकी किस्मत से हटकर उनके आने वाले कल का सोचो। राजपति ने आंसू भरी आंखों से अपने पति को देखा, मगर कुछ न बोली। उनके पास कोई जवाब नहीं था। इधर समक्ष ने एक नज़र अपनी माँ पर डाली, फिर मुस्कान की तरफ देखा, जो बिल्कुल सुन खड़ी थी। एक पल को वो बहुत बिदका था, मगर फिर जैसे खुद को संभाला था। उसने सिर झटका और मजबूती से मुस्कान का हाथ थाम लिया। मुस्कान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर समक्ष के चेहरे पर गंभीरता थी। किसी की परवाह किए बिना उसे लिए चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगा। वह ऐसा ही था, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से बिताने वाला आदमी। फालतू चीज़ों के लिए कभी उसके पास टाइम ही नहीं था। कमरे में दाखिल होते ही समक्ष की नज़र सामने बिछी लाल चादर पर गई तो उसका चेहरा एकदम गुस्से में हो गया था। उसने दरवाज़ा बंद किया और गुस्से से आसपास देखा, जैसे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। ये लाल चादर किसने बिछाई? समक्ष की आवाज़ कमरे में गूंजी थी। मुस्कान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मैंने तो सफ़ेद चादर का कहा था। उसकी नज़रें मुस्कान पर जमी हुई थी, जैसे उसकी हर हरकत को जांच लेना चाहता हो। मुस्कान ने नासमझी से पूछा। समक्ष ने एक मुस्कुराहट के साथ कदम आगे बढ़ाया था। वजह यह कि तुमने पहले मेरे भाई से शादी की थी। मैं आज की रात तुम्हारे कंवारेपन को चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई हमेशा तुमसे मिला करते थे और मुझे तुम पर विश्वास नहीं। अगर इस सफ़ेद चादर पर धब्बा आया तो तुम सच में एक कंवारी लड़की हो। अगर नहीं आया तो वो पल भर कर रुका तो इसका मतलब है कि तुम इस्तेमाल हो चुकी हो और मैं इस्तेमाल की हुई चीज़ नहीं रखता। मैं तुम्हें भाई को वापस लौटा दूंगा। मुस्कान के चेहरे ने पहले हैरानी भरी, फिर एक मुस्कुराहट सजा लिया। तो तुम्हें फ़र्क पड़ता है? उसकी आंखों में देखकर बोली। समक्ष का गुस्सा और ज़्यादा भड़क उठा। मेरे सवाल का जवाब दो। मुस्कान खुद उसको शक में डालते हुए बेड की तरफ देखी, फिर बेड पर बैठ गई। बड़े नरम और जहर भरे शब्दों में बोली, तुम्हें सोच समझकर ये शादी करनी चाहिए थी समक्ष। हो सकता है मैंने तुम्हारे भाई के साथ रिश्ता जोड़ लिया हो। आखिर वो मेरा पति था। हम दोनों एक दूसरे के लिए पवित्र थे। समक्ष के चेहरे की रंगत बदल गई थी। आंखों में जैसे गुस्सा था। कुछ पल तक वह उसे घूरता रहा, जैसे विश्वास न हो रहा हो। मुस्कान, ये सब क्या कह रही हो? क्या बकवास कर रही हो? उसके होंठ सख्ती से बंद हुए थे। मुस्कान ने कंधे उचकाए। ये सोचो, अगर सच हुआ तो? समक्ष की मुट्ठियां जोर से बंद हो गई। उसकी सांस फूलने लगी।
जैसे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वो गुस्से से पलटा और दरवाज़ा खोलकर तेज कदमों से बाहर निकल गया। दरवाज़ा एक धमाके से बंद हुआ। मुस्कान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में जलती चिंगारियां और भड़क उठी थी। आज की रात उसे हर हाल में समक्ष को तोड़ना था, क्योंकि वे जानती थी कि अब वही उसकी जंग का मैदान है। हाँ, वो जानती थी वो बेवजह अपने रिश्ते को बर्बाद कर रही है, लेकिन ये सब भी ज़रूरी था। अगर वह अपने दिमाग में गलत सोच सकता था, तो भला वह क्यों ना उसके दिमाग में शक भरती। रात भर इस उलझन में बीत चुकी थी। वह सीधा अपने पिता के पास आया था और साफ शब्दों में कहा था, उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता। वह उसको डिवोर्स देगा। मगर वीरेंद्र साहब ने उसको अपनी कसम दी थी, भगवान के लिए मुझे अब और रुसवा न करना। तुम्हारे एक भाई ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं सुनहरी देवी के सामने नज़र नहीं मिला सकता। तुमसे मुझे बहुत उम्मीद थी। जब वो तड़प कर बोला था, मगर पिताजी, मैं कैसे उस इस्तेमाल की हुई लड़की से अपना रिश्ता जोड़ सकता हूँ। आपने कहा था उसकी सिर्फ तुषार भाई से शादी हुई थी, क्योंकि मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं विदेश में था। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मगर वह तो कहती है हो सकता है वो मेरा पति था और मैं उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ चुकी थी। ये बात सोचने की है, फिर उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की थी। उसके गम में मरी जा रही थी। मगर फिलहाल वीरेंद्र साहब ने उसको चुप करवा दिया था। गुस्से से कमरे से निकलते चले गए थे। सूरज की पहली किरण खिड़की से छनकर कमरे में दाखिल हुई, मगर मुस्कान के लिए ये रोशनी बेमतलब की थी। उसकी ये रात तो वैसे ही सुकून में बीती थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी किसी की आने की आहट हुई। नौकरानी अंदर आते ही, मैडम जी, दिल्ली से खबर आई है। मुस्कान ने बिजली की नज़रें उठाई। कौन सी खबर? आवाज़ कांप रही थी। तुषार साहब की मृत्यु हो गई है। ये सुनते ही मुस्कान की सांस जैसे रुक सी गई। दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये क्या कह रही हो? वह चुप से बोली, जैसे खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हो जो सुना वो गलत है। मगर नौकरानी चुपचाप सिर झुका गई। नौकरानी के कदम खुद ब खुद पीछे हटे। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। वह सुन होती हुई बेड पर बैठ गई। दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ था। ये नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। मगर हकीकत यही थी। अब ये हकीकत उसके सामने थी। मंजर बदल चुका था। आंगन में तुषार का शव रखा गया था, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ। कल तक जो जीता जागता था, आज वो बेजान था। हर तरफ एक गम का कोहराम था। राजपति बेटे के सिरहाने बैठी दहाड़े मार रही थी। मेरे बच्चे को किसकी नज़र लग गई है? किसकी बद्दुआ लगी है? मेरे बेटे को मुस्कान कांपते हुए कदमों के साथ अंदर दाखिल हुई। जैसे ही राजपति की नज़र उस पर पड़ी, उनकी आंखों में और ज़्यादा नफरत उभरी। एक झटके से उठी और उंगली सीधी मुस्कान की तरफ थी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरे बेटे को तूने मार दिया। तूने ही ऐसा धोखा दिया होगा। वह बर्दाश्त न कर सका और इस दुनिया से चला गया। मुस्कान के कदम जमीन में गड़ चुके थे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसका स्वर कांप रहा था, मगर राजपति के दिल में उसके लिए तरस की कोई गुंजाइश नहीं थी। झूठ मत बोलो। मेरा बच्चा तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन तूने उसे धोखा दिया है। राजपति की चीख ने माहौल को और ज़्यादा गमगीन कर दिया। मुस्कान की आंखों में आंसू तैरने लगे। वह कुछ और सुनने की हिम्मत न रख सकती थी और वह लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की तरफ भागी और दरवाज़ा बंद कर लिया। एक बार फिर मंजर उसके आंखों के सामने आया। समक्ष मेहमानों से मिल रहा था। अचानक एक आदमी तेज कदमों से उसके करीब आया। ये तुषार का सबसे जिगरी दोस्त था। छोटे साहब, ये तुषार साहब का आखिरी खत है। उन्होंने कहा था कि आप तक पहुंचा दूं। दोस्त ने कांपते हाथों से एक लिफाफा निकालकर समक्ष की तरफ बढ़ाया। समक्ष ने हैरानी से वह खत खोला ही था। मेरे भाई, जब तुम ये खत पढ़ोगे, मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मुझे कैंसर था, वह भी लास्ट स्टेज पर। मुझे पता चल चुका था कि अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। मैं जानता था मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैंने मुस्कान को डिवोर्स दी ताकि वह विधवा ना बने। वह बेगुनाह है। हम दोनों की शादी हुई थी, मगर मैंने कभी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया। अब जब मैं सुन रहा हूँ कि तुमने उससे शादी कर ली है, तो मेरी तुमसे एक और विनती है, उसका ख्याल रखना। वह बिल्कुल पवित्र है। उसकी ज़िंदगी को अपनी ज़िद की भेंट मत चढ़ाना। समक्ष की आंखों से कांपते हुए आंसुओं का सैलाब बह रहा था। हे भगवान! वह जल्दी अंदर बढ़ा। सामने ही राजपति बैठी थी। कुछ सोचकर उसने उसी वक्त अपनी माँ के हाथ में वह खत थमा दिया। राजपति ने आश्चर्य से उसे पढ़ा और फिर जैसे उनकी टांगों में जान न रही, वह बैठ गई।
सिर थामे हुए बोली, जिस लड़की को मैं इस सब का कारण समझती रही, मेरे बेटे ने तो उसे विधवा होने से भी बचा लिया था। उन्होंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था, क्योंकि अब ये खत देखकर उनका सिर और भी शर्मिंदगी से झुक गया था। वह धीरे से अंदर दाखिल हुई। मुस्कान बेजान सी कोने में बैठी थी, आंखों में आंसुओं का समंदर था। मुस्कान वह धीरे से बोली और उसके करीब आकर बैठ गई। कुछ पल बिल्कुल चुप रहीं, फिर पहली बार उन्होंने किसी के आगे हाथ जोड़े थे। बेहद दुखी शब्दों में बोली थी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने उस दिन जो कुछ कहा उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। होनी को कौन टाल सकता है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तुषार भी यही चाहता था कि तुम सुकून से रहो, तो मैं चाहती हूँ उसकी आत्मा की शांति के लिए तुम समक्ष के साथ अपना रिश्ता ठीक कर लो। वह रोती हुई कमरे से निकल चुकी थी। अब समक्ष वापस उस कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ जुड़े हुए थे। मुस्कान, कल रात जो हुआ वो सब गलत था। मैंने तुम पर शक करके खुद को नीचा दिखाया है। तुम बिल्कुल पवित्र हो, सॉरी, प्लीज। मुस्कान ने कोई जवाब न दिया, बस वह तुषार की जुदाई के गम में रोती रही। खुद को समक्ष के सीने से लगाकर बोली, तुषार चला गया, वह हम सब से दूर चला गया। समक्ष ने नरमी से उसके बालों में हाथ फेरा। हाँ, मगर वह चाहता था कि तुम खुश रहो, और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। जिंदगी की हकीकत यही है, हर दुख के बाद सुख आता है और हर झूठ के बाद सच्चाई खुल जाती है। मोहब्बत वही होती है जो भरोसे की बुनियाद पर खड़ी होती है, ना कि शक की दीवार पर। समक्ष ने मुस्कान के दुख को अपना लिया। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। कभी भी सच्चाई को जाने बिना किसी पर फैसला मत थोपो, क्योंकि कभी आंखों से देखी हुई चीज़ भी हकीकत नहीं होती जो नज़र आती है। समक्ष ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। मुस्कान को उस दुख से बाहर निकाल लिया था, उसे ज़िंदगी की तरफ ले आया था। उसने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी, हाँ, लेकिन पहली बार उसे मुस्कान के जिस्म से मोहब्बत हुई थी। वह उसके भाई की अमानत थी। उसका भाई उसे विधवा भी कहलाना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि उसे डिवोर्स देकर चला गया था, ताकि उस पर कोई धब्बा न लगे, उसे कोई मनहूस ना बोले। और जब मुस्कान ने भी वक्त के साथ साथ अपने आप को ठीक किया, वह भी बहुत टूट कर बिखर गई थी। लेकिन उसके पति समक्ष ने उसे समेट लिया था। बेशक जिंदगी में बहुत मुश्किल आते हैं, लेकिन अगर इंसान सच्चे कदम पर रहे तो भगवान उसके लिए खुद खड़े हो जाते हैं और उस इंसान को हर मुसीबत से बचा लेते हैं। हर दुख के बाद सुख जरूर आता है, हर सुख के बाद दुख जरूर आता है। यही ज़िंदगी का नियम है। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।